नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। लेकिन देखो, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और या उस कॉन्फ्लिक्ट की क्या हिस्ट्री है या वॉर कहाँ चल रहा है, वॉर पे क्या अपडेट है, ये सब आप जाकर के न्यूज चैनल्स पे चेक कर लेना। बहुत ज्यादा कवर हो चुकी है ये चीजें। बट हम जो आज कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको हम एनालाइज करेंगे। ये अगेन एक एनालिटिकल वीडियो होने वाली है जहां पर हम कुछ डेटा फैक्ट्स के बेसिस पर एनालाइज करेंगे और उससे इजराइल की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इजराइल की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ने की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो चीज आज हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा देखना आप इस वीडियो को। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है DI सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो ऊपर फॉलो वाला बटन है इस पर आप क्लिक कर लेना, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। उसके साथ साथ ये बेल आइकॉन जरूर से दबा दीजिएगा, तो आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम जितने माइंड मैप्स पीडीएफ होती हैं फ्री की, वो सारी चीजें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव जो हमारे वीडियोस आते हैं और इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट जो है वो भी हम इस चैनल पर आपको शेयर करेंगे, जो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अगर आप इजराइल की जीडीपी देखोगे तो वहां पर इजराइल की जीडीपी जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि चौथे क्वार्टर में 2023 के 20% से डिक्रीज हुई है इजराइल की जीडीपी। और ये पिछले 3-4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। जो यहाँ पर आप देख रहे होगे, देखो 10% तक ही यहाँ पर डिक्रीज हुआ था। ये वाला जो आपको डिक्रीज दिख रहा है जो 30% तक गया था, ये एक्चुअल में कोविड का टाइम था 2020 में, आप सबको पता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का यही बुरा हाल था, 25-30% सबका जीडीपी जो था वो डिक्लाइन किया था क्योंकि पूरे दुनिया के ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात थी, इसमें डिक्लाइन करना माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है 20% डिक्रीज होना। 20% डिक्रीज होना क्यों बड़ी बात है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले आप सारी डाउनफॉल्स देख लो, कहां कहां इजराइल को इंपैक्ट हुआ है। अगर हम इंपैक्ट की बात करें जीडीपी की, तो क्यों वो बड़ी बात है इजराइल की जीडीपी इंपैक्ट होना? क्योंकि पूरी दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग जीडीपी में से नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसमें इजराइल भी एक कंट्री आता है और इसकी जीडीपी काफी स्ट्रांग एंड स्टेबल मानी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा स्टेबिलिटी से चलती है बिकॉज वहां पर कई सारे सेक्टर जैसे टेक सेक्टर काफी स्ट्रांग है, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर में। इसलिए इजराइल की जीडीपी अगर 20% से डाउनफॉल जा रही है, दैट मींस कि उसका इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा पड़ेगा। अभी हम समझेंगे आगे कि कैसे पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में ऊपर। अब ये देखो हुआ क्यों है, एक्चुअल में क्या है कि 50% जो टेक स्टार्टअप्स हैं इजराइल के अंदर में, उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट कर दिया, यानी कि अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया। पहले वो इजराइल के अंदर में वर्क कर रहे थे, बट जैसे ये सारी डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो इजराइल से बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इजराइल की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि इजराइल में हाईटेक सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हाईटेक मतलब आप समझ लो आईटी सेक्टर कह लो। और सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ा जो ग्राउंड है वो इजराइल है टेक सेक्टर का। जितनी बड़ी कंपनीज है, एनी नेम यू टेक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी बड़ी कंपनीज का नाम आप जानते होंगे, आईबीएम से लेकर के सारी कंपनीज, सब अपना ऑपरेशन जो है वो इजराइल में सेटअप करती हैं, क्योंकि वहां पर इजीली काम करती हैं, बहुत खुली छूट मिलती है इनको गवर्नमेंट से और काफी ज्यादा सब्सिडीज भी मिलती है इनको गवर्नमेंट से। इसीलिए टेक सेक्टर्स कंपनी सिलिकॉन वैली के बाद प्रेफर करती हैं इजराइल में अपने ऑपरेशन को सेटअप करना। अब इन कंपनीज ने भी यहाँ से भागना शुरू कर दिया है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सारी मोस्टली कंपनीज वेस्ट की हैं और वेस्ट इजराइल को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। हमास वॉर में काफी इजराइल की तरफ ये लोग जा रहे हैं, तो इन लोगों ने आश्वासन भी दिया था इजराइल की सरकार को कि आप परेशान मत होइए, हम अपना ऑपरेशन बाहर नहीं भागेंगे, हम ऑपरेशन यही करेंगे। तो बड़ी कंपनीज तो यहीं पर हैं, पर ये जो छोटे स्टार्टअप्स हैं ना, ये भागना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। और टू एड अप द ट्रबल, इजराइल की करेंसी भी काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही है। अब देखो, इजराइल की करेंसी जो थी वो आप देख रहे हो, इस ग्राफ से आपको नजर आ रहा है। तो जब ये 7 अक्टूबर को ये अटैक हुए थे इजराइल के ऊपर और उसके बाद रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किए, इसके बाद आप देखो करेंसी जो है वो किस तरीके से शूट अप की है। अच्छा, ये ग्राफ आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ग्राफ में आप ऊपर का जो ट्रेंड है ये देख करके ये मत समझना कि ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब ये कि आपकी करेंसी वीक हो रही है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, पहले $1 का प्राइस जो था, $1 वाज इक्वल टू 3 शेकेल। 3 शेकेल मतलब शेकेल जो है वो इजरायली करेंसी है। बट जैसे ही ये अटैक के बाद आप देखोगे ये ट्रेंड ऊपर गया, तो दैट मींस अब $1 कितना है, 4 शेकेल हो गया। तो मतलब पहले अगर $1 में आपको 3 शेकेल मिल रहे थे, अब $1 में आपको 4 शेकेल मिलेंगे, मतलब आपकी करेंसी वीक हुई है। तो ये आपके लिए लॉस है। लेकिन बाद में उसके बाद इजरायली करेंसी ने खुद को रिकवर किया है। और रिकवर कैसे करते हैं, और रिकवर ये लोग कैसे करते हैं, अपने फॉरेक्स एक्सचेंज को बेच करके। तो बेचा है उन्होंने, तो बेचना भी खैर एक तरीके का लॉस ही है, लेकिन इनकी करेंसी ने रिकवर कर दिया और अभी ये 3.6 शेकेल पर खड़े हैं। $1 इज इक्वल टू 3.6 शेकेल। लेकिन आपने अपनी करेंसी को तो फॉरेक्स बेच करके रिकवर कर लिया, बट व्हाट अबाउट द जीडीपी? जीडीपी पे स्टिल काफी ज्यादा इंपैक्ट इनके पड़ गया है। और वो इंपैक्ट इनको बहुत ज्यादा हार्म क्यों करने वाला है? क्योंकि इन्होंने हमेशा प्रिडिक्ट किया था कि 10% से हमारी जीडीपी जो है वो डिक्रीज होगी लास्ट क्वार्टर में, लेकिन वो हो गई जस्ट डबल 20% से, और ये इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो गया। अब इसके पीछे के 2 कारण माने जा रहे हैं, और ये पिछले 3-4 साल में पहली बार हुआ है इनके साथ, अगर कोविड वाला टाइम छोड़ दो तो इसके पीछे के 2 कारण माने जा रहे हैं। देखो,
इन्होंने 10% क्यों प्रेडिक्ट किया था? क्या ये लोग समझदार नहीं है, इनके इकोनॉमिस्ट समझदार नहीं है? उनको नहीं पता होगा कि वॉर चल रहा है तो जो है वो जीडीपी जो है वो डाउनफॉल जाएगी, तो उन सबको काउंट करके इन्होंने 10% प्रेडिक्ट किया था। लेकिन वो 20% हुआ क्यों? उसके पीछे के 2 रीज़न थे, जिसमें से एक रीज़न इज़राइली सरकार से मिस हो गया। 2 रीज़न क्या थे? पहला रीज़न तो ऑब्वियसली गाज़ा वॉर था, लेकिन दूसरा रीज़न एक और था, जिसका था जुडिशियल रिफॉर्म्स का रीज़न। अभी हुआ क्या था ना एक्चुअली 2023 में, और ये जुडिशियल रिफॉर्म वाला रीज़न ज़्यादा बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ये गाज़ा वॉर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इज़राइल की इकोनॉमी पर। ये दूसरे वाले रीज़न की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हुआ क्या था एक्चुअल में इज़राइल के अंदर में कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने 2023 के स्टार्टिंग क्वार्टर में एक कुछ जुडिशियल रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। अब देखो इज़राइल का ना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कुछ बेसिक लॉज़ के दम पे चलता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक उसी तरीके से उनके कुछ बेसिक लॉज़ हैं, जिनको आप खत्म नहीं कर सकते। तो इज़राइली सरकार ने उन्हीं बेसिक लॉज़ में से एक है जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान, उस जुडिशियल रिव्यू पर अटैक किया था और कुछ बिल्स ला करके उस जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करने की कोशिश की थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट करने की कोशिश की थी। जिसके बाद वाइड स्प्रेड जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे इजराइल के अंदर में, और पहली बार देखा जा रहा था कि इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए इजराइल के अंदर में। अब इस प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत छोटी-छोटी जो कंपनीज थी, उन्होंने अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, और उसकी वजह से काफी ज्यादा इनको इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो गया। अब ये दोनों रीजन की वजह से इंपैक्ट कहां दिख रहा है? इंपैक्ट दिखा सीधा-सीधा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो थे पूरे इजराइल के अंदर में, वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे इजराइल की जीडीपी में, वो 26.3% से डिक्लाइन हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइवेट स्पेंडिंग जो है वो डिक्लाइन होगी तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, वॉर भी तो चल रहा है हमारा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी स्पेंडिंग को 88% से इंक्रीज कर दिया। अब 88% इंक्रीज कर दिया, आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट जो गवर्नमेंट ने अब तक स्पेंड किया था वो 85,000 के करीब किया था, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने 88% इंक्रीज किया, और ऑब्वियस सी बात है कहाँ खर्चा कर रहे होंगे, सारा खर्चा डिफेंस पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सपोर्टिंग इवैक्यूइज, यानी कि जितने इवैक्यूइज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इनका मेजर खर्चा जा रहा है। उसके अलावा सब्सिडी वगैरह तो है ही। अब 88% जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है बजट में डेफिसिट आएगा। अब इजराइल का जो डेफिसिट था वो 2.25% था, वो बढ़ करके कितना हो गया 6.25%, विच इज वेरी ह्यूज इन केस ऑफ इजराइल। मतलब बहुत बड़ी बात है इतना डेफिसिट होना। और ये चीज अब इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है कि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन होना शुरू हो चुकी है। नाउ टू एड अप मोर टू द प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम एक और है, उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें पूरा जो काम है वो एकदम बुरी तरीके से रुका हुआ है। उस रुके होने की वजह क्या है? अगेन हमास वॉर। क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी कि गाजा वाला हिस्सा, और यहाँ पे वेस्ट बैंक वाला हिस्सा, यहाँ से ही तो सारे वर्कर्स जाते थे इजराइल में काम करने, जो लेबरर्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख वर्कर रोज जो है इजराइल के अंदर में जाकर के बहुत कम वेजेस पर काम करता था इनके, और वो काम कहाँ करता था? इनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करता था। अब जब से 7 अक्टूबर को ये अटैक हुए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑब्वियस सी बात है इस पर बैन लगा दिया कि यहाँ से कोई भी इजराइल के अंदर एंट्री नहीं लेगा, यहाँ से कोई भी इजराइल के अंदर एंट्री नहीं लेगा। जब एंट्री नहीं लेगा तो वर्कर कहाँ से लाओगे? आपके पास तो है नहीं उतने वर्कर्स। तो अब क्या करोगे? तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थी वो बंद हो गई, और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इनको नुकसान होने लगा अपने सेक्टर में। अच्छा, एक बात और याद रखना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 7% कंट्रीब्यूट करता है इजराइल की जीडीपी के अंदर में, और टेक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 18% के करीब, और इन दोनों सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है। तो इसलिए इजराइल की इकोनॉमी में भी स्लो डाउन चल रहा है, और ये बहुत बड़ा कारण है इजराइल की इकोनॉमी स्लो डाउन होने के, ये दोनों सेक्टर्स में डाउनफॉल। अब इसको ठीक करने के लिए सॉल्यूशन क्या निकाला है बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने, कि हम एक काम करते हैं, हम इंडिया से जो है वर्कर्स को मंगा लेते हैं और उनको बुला करके यहाँ पर काम करवा लेते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाती है, अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोज़ल है इज़राइल का, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक-ठाक खबर है, अच्छी खबर है कि कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, इज़राइल में जाएँगे, काम करेंगे। अब इन सारी चीज़ें, इन सारे रीज़न्स जो हमने देखे, उसकी वजह से क्या हुआ है कि क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज़ हुई है इज़राइल की। क्रेडिट रेटिंग पहले इज़राइल इसमें आता था A1 के अंदर में, अब इज़राइल A2 में आ गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट रेटिंग कौन करता है? ये बड़ी-बड़ी क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, वो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। तो मूडीज़ ने A1 से उठा करके इज़राइल को A2 में डाल दिया है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट या आपको कितना लोन दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप कितना ज़्यादा अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तैयार रहते हो, उसको देख करके क्रेडिट रेटिंग के स्लैब्स हैं और इसी में डाला जाता है। तो अभी A1 से A2 में डाल दिया गया, स्टिल ये ग्रीन वाला स्लैब, इसका मतलब है कि इस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो यहाँ पर कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। ठीक है? इंडिया यहाँ पर फॉलो करता है BAA3 के अंदर में। BAA3 भी इन्वेस्टमेंट मोड में गुड है, तो इंडिया भी गुड जगह पे फॉल करता है मूडीज़ के अकॉर्डिंग में। अब पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा नेबर, वो कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान फॉल करता है CAA वाली कैटेगरी में। इसीलिए तो अब सारे तुम लोन लेके सारा भाग जाओगे, सारे इन्वेस्टमेंट का पैसा ठप कर दोगे चाइना का, तो क्या होगा? यहीं पे फॉल करोगे। इसीलिए पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए पाकिस्तान को कोई लोन नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कभी पूरे ही नहीं करते हैं। तो इज़राइल के लिए ये बड़ी खबर है कि उनका जो रेटिंग है क्रेडिट, वो डाउन गई है। लेकिन इज़राइल के पीएम और उनकी सरकार का ये मानना है कि एक बार वॉर खत्म हुआ तो ये प्रोटेस्ट जो है इससे भी हम निपट लेंगे। इसमें भी जो जुडिशियल रिफॉर्म के प्रोटेस्ट हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस करके हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएँगे, उसके बाद हम रिकवर कर लेंगे। जैसे हमारी करेंसी ने रिकवर किया, हम भी ट्रेड वेड करके रिकवर कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा हमेशा,
कि इज़राइल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि इज़राइल के इंपोर्ट जो है 42% से डिक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इज़राइल को, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं एंड इफ यूएस हिज़ बिग ब्रदर इज़ सपोर्टिंग, सो ही इज़ ओके विथ इट। लेकिन उनको प्रॉब्लम किससे है कि उनके एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हो गए हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 18% से डिक्रीज़ हुए हैं, व्हिच इज़ आल्सो एडिंग अप टू द डाउनफॉल और स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल इज़राइल के सामने आ गई हैं। लेकिन इज़राइल के पीएम का ऐसा मानना है कि हो सकता है इस महीने या नेक्स्ट महीने तक ये वॉर खत्म हो जाए, जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सब अपने स्टेबल मोड पे आ जाएँगी, क्योंकि इज़राइल का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी सस्टेनेबल है और हाई-टेक सेक्टर जो है वो वापस से इज़राइल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।